जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ अली जरदारी छुप गए सदारत के पीछे। ख्वाजा आसिफ को दी जनरल फैज़ ने धमकी। वज़ीर ख़ारजा खैर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अपने पहले दौरे पर रवाना हो गए। कौम बनी भिखारी। इमरान खान की किस तरह गुजर रही है सहरी और इफ्तारी। और मार्केट में आ गई 804 नामी कप्तान चप्पल और मलकू का नया गाना। ये हैं आज के मौजू। और सबसे पहले मोहतरम सदर मुमलकत आसिफ जरदारी की बात कर लेते हैं। उन लम्हों में जब हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ एक अदालत से 7 साला इश्तिहारी पन के बाद 7 मिनटों में 3 नैब के करप्शन रेफरेंसेस से बरी होकर टाटा बाय बाय करके इस्लामाबाद की एक अदालत से निकल रहे थे, उन्हीं लम्हों में एक और एहतसाब अदालत में जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केस लगा हुआ था। और केस था पाक लेन करप्शन केस, पाक लेन एहतसाब केस था। और उसमें फ़ारूक एच नायक और अरशद तबरेज़ जो आसिफ अली जरदारी के वकील थे, उन्होंने ये दलील पेश की कि अब आसिफ जरदारी सदर बन गए हैं और अब आइन उनको ये इस्तिस्ना देता है, मतलब आइन उनको ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो जो भी उन्होंने जुर्म किया हुआ है अब उनका केस नहीं चल सकता। और ये आइनी इस्तिस्ना सदर को हासिल होता है। ये अलहदा बात है कि ये गैर शरई है, गैर असूली है और गैर इखलाकी है। लेकिन मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, इस खबर में आपको बताना ये था कि इसलिए ये लोग इन आइनी ओहदों के पीछे भागते हैं और मरते हैं कि इन आइनी ओहदों पर पहुंचकर अपने आल बचाओ, माल बचाओ और खाल बचाओ प्रोग्राम को हतमी शक्ल दें। अब आसिफ जरदारी के अगले 5 साल कोई केस नहीं चलेगा, और जो भी चलेगा उसकी पहली समाअत पर वकील पेश हो जाएंगे और कहेंगे कि अब वो सदर बन चुके हैं, अब अदालत उनका केस नहीं चला सकती। और अदालत जिसने पहले भी क्या केस चलाना था, वो फाइल को एक ऊपर वड्डी सारी गंढ मार के फाइल को झाड़ झूड़ के एक अलमारी में रख देगी। और यूं आसिफ जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर मुल्क पर राज करते रहेंगे। कभी किसी मुहज़्ज़ब दुनिया में, मुहज़्ज़ब मुआशरे में, आइन और कानून के मुआशरे में जहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, वहाँ कभी सुना है कि इस तरह का बंदा सदर बन जाए जिस पर इतने इल्ज़ामात हों? और कभी सुना है कि सदर वो बना हुआ हो? पहले तो वो बनता ही कोई नहीं है किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, जमहूरी मुआशरे में। फिर बन जाए और कोई उसके कोई करप्शन केस अदालत में हो और उस अदालत में वकील इस तरह का बयान दे, पूरे मुल्क में तूफान मच जाता है कि ये क्या भाई। अभी मैं देख रहा था ये शाही ख़ानदान बरतानिया का, और वो उन्होंने एक अपनी शहज़ादी की तस्वीर एडिट करके छपवाई। पूरा बरतानिया में शोर मच गया और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों की बेमिसाल बेतहाशा मिसालें हैं। कहीं कोई ड्राइविंग की खिलाफ वर्जी करता है, उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। बहैसियत ओहदेदार, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, कोई अगर नाश्ता सरकारी खर्च से करता है तो उसे ओहदा छोड़ना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। एक सैंडविच के पैसे ना देने पर पार्लियामेंटेरियन की रुकनीत ख़त्म हो गई, पार्टी रुकनीत ख़त्म हो गई। अपने हलके में अपनी जो उसको ग्रांट थी उससे ज़्यादा पैसे खर्चने पर, बेईमानी नहीं की, उसने ज़्यादा पैसे खर्च दिए। उन दोनों को, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियन को छुट्टी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कमाल करते हैं आप, ये आपके बाप का पैसा है कि आप ज़्यादा खर्च दिए अपने हलके में। ये कैनेडियन वज़ीर आज़म ने 2 एनकें डिक्लेयर नहीं की थी, 500 जुर्माना हुआ, $500 और तफ्तीश भी भुगती। और इसी तरह की बेतहाशा मिसालें हैं। अमेरिका का सेक्रेटरी सेहत, वहाँ वज़ीर सेहत उसे कहते हैं, उसने सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया अपनी इलेक्शन मुहिम में, माफ़ी मांगी, पैसे दिए,
ओहदे से अलहदा हो गया। बच्चा सरकारी स्कूल से हटाकर एक बरतानवी वज़ीर तालीम ने प्राइवेट स्कूल में डाला। शोर मच गया कि जब आपको अपने प्राइवेट स्कूलों पर एतबार नहीं है तो बाकियों को क्या होगा। हाथ धोने पड़े वजारत से। ये अभी बरतानवी वज़ीर आज़म ने कोरोना के दिनों में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पे 2 पार्टियां हुई, उसमें वो खुद शरीक नहीं थे, लेकिन शोर मचा, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। हमारे यहाँ पहले तो जितनी चाहे लुटमार कर लो, आप ओहदेदार फर्द जुर्म आयद होनी थी जिस दिन शहबाज शरीफ साहब पर, उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। तो जितनी चाहे लुटमार कर लो, आप इन आइनी ओहदों पर आ सकते हैं, सदर बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वज़ीर बन सकते हैं, और फिर जब बन जाते हैं तो फिर उस ओहदे के पीछे छुप जाते हैं कि अब सारे केसेस हमारे ख़त्म कर दो। और आसिफ अली ज़रदारी साहब की वो मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है माशाल्लाह वो बताती है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था कि मुझे भूलने की बीमारी है। ये हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, मुझे भूलने की बीमारी है, ज़हनी डिप्रेशन, ज़हनी दबाव का मैं शिकार हूँ, दिल में 3 स्टंट पड़ चुके हैं, आई इस्कीमिक नामी बीमारी के मरीज़ हैं। इस बीमारी में दिल को खून और ऑक्सीजन की कमी का सामना होता है, ब्लड प्रेशर और शुगर के भी मरीज़ हैं, और प्लेटलेट्स में कमी का भी सामना है, जोड़ों का दर्द भी है, सेंसरी पेरिफेरल और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के भी मरीज़ हैं, रीढ़ की हड्डी के भी मसाइल हैं, लंबर और सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस की भी तकलीफ़ है। और 9 दिसंबर सोमवार वाले दिन 2019 को पिम्स अस्पताल, इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल के तर्जमान ने बताया था कि हमने आसिफ अली ज़रदारी, उन दिनों ये गिरफ्तार थे, हमने आसिफ अली ज़रदारी की MRI करवाई है, दिमागी रगें सिकुड़ने से इनका दिमाग छोटा हो गया है। ये सारी चीज़ें इनके मेडिकल रिपोर्ट में है, मेरी कोई चीज़ नहीं। इसके बावजूद वो सदर मुमलकत हैं, और सदर मुमलकत बनकर अब वो अपनी अदालतों को कह रहे हैं कि चूंकि वो सदर बन गए अब उनका केस नहीं चलाया जा सकता। यहाँ यही होता है, आईनी ओहदों के पीछे छुप जाओ, हुकूमत में आ जाओ, केस ख़त्म, अपने करतूत ना बदलो, आईनी तरमीम कर दो, केस ख़त्म, रिकॉर्ड जला दो, केस ख़त्म, रिकॉर्ड छुपा दो, केस ख़त्म, असली रिकॉर्ड गायब कर दो, केस ख़त्म, तफ्तीशी मैनेज कर लो, केस ख़त्म, और अपनी मन मर्जी के जजेस ही खरीद लो, केस ख़त्म। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब का अब कोई केस नहीं चलेगा। और जहां आसिफ अली ज़रदारी साहब को अब 5 साल के लिए कोई अदालत नहीं पूछ सकती, वहीं ख्वाजा आसिफ साहब जो आजकल वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में मैं बुलाऊंगा, करारदाद पास करूंगा, करारदाद जमा करवाऊंगा पार्लियामेंट में कि इनको बुलाया जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को क्यों वापस लाकर बसाया। ये वो उस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो इमरान खान हुकूमत में जब वो लोग जिन्होंने कहा कि हम हथियार फेंक चुके हैं उनको माफ़ी का ऐलान किया गया, और वो पाकिस्तान के शहरी थे, वो फिर कई अफ़गानिस्तान से वापस आए, और कई 2500 फैमिलियाँ के 500 फैमिलियाँ थी जिनको बसाया गया, और उन्होंने फिर से हथियार उठा लिए, और अब फिर से दहशतगर्दी का खतरा है, और इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में अफ़गानिस्तान के खिलाफ। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनके और भी कई मामलात हैं जन फैज़ हमीद और जन बाजवा के, तो मैं उस पर भी उनको बुलवाऊंगा असम्बली में, पार्लियामेंट में। एक दिन के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि मुझे धमकी मिली है कि जन फैज़ हमीद का नाम मत लो, मत कहो कि मैं जन फैज़ हमीद और जन बाजवा को पार्लियामेंट में बुलवाऊंगा। और इस तरह की एक धमकी या एक टेलीफोन कॉल मुझे पहले भी आ चुकी है। अब ख्वाजा आसिफ साहब को कहना तो यह है कि अपनी बात पर कायम रहें, बुलवाएं, लेकिन ख्वाजा आसिफ नहीं बुलवा सकते। ये सिर्फ इनकलाबी लम्हों के लिए होते हैं, टीवी कैमरे ऑन हो तो इनकलाबी हो जाते हैं और मफामती हो जाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ क्यों नहीं बुलवा सकते? इसलिए नहीं बुलवा सकते कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब की वो बात भी सामने आएगी कि 2018 के इलेक्शन में जब इन्होंने आधी रात के वक्त जन बाजवा को फ़ोन किया था, बकौल उस्मान डार के मैं हार रहा हूँ, या बकौल ख्वाजा आसिफ के मुझे हरवाया जा रहा है, क्यों फ़ोन किया था, वो बात भी सामने आई। उस फ़ोन पर क्या क्या बातें हुई थी, फिर वो भी सामने आएगा। वो भी सामने आएगा कि
तारों भरी रातों में जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मफाहमत के रत जगह किया करते थे साबका एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। फिर वो भी पार्लियामेंट में डिस्कस होगा कि 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब खुद बता चुके हैं कि साबका एस्टेब्लिशमेंट से हमने रब्ता किया था इमरान खान हुकूमत के दौर में कि पहले पंजाब ले लो मुस्लिम लीग नून वालों, फिर मरकज़ में आपकी हुकूमत बना दी जाएगी। तो पार्लियामेंट में जब जन फैज़ हमीद और जन बाजवा को बुलाएंगे तो फिर वो बातें भी सामने आएंगी, और फिर वो बातें भी सामने आएंगी कि जब जो ख्वाजा आसिफ ने बताई हैं कि नवाज शरीफ साहब को लंदन इस्टेब्लिशमेंट की मदद से भिजवाया गया, मतलब मेडिकल रिपोर्टें जाली थी, वो भी चीज़ें सामने आएंगी। और फिर 8 सियासतदानों को लेकर मुस्लिम लीग के 8 सियासतदान जब लंदन गए थे और नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड में उनसे मिले, और नवाज शरीफ साहब ने हुसैन नवाज को का कुरान लाएं, और कुरान पर हर्फ लेकर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जन बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे हैं। वो कुरान हलफ एक्सटेंशन कहानी भी फिर सामने आएगी। आज जिनको वो बुरा समझ रहे हैं, कल तक उनके वो तर्जमान थे ख्वाजा आसिफ साहब और उनको एक्सटेंशन दिलवा रहे थे, फिर वो कहानी भी सामने आएगी। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब दुबई का उनका एक अकामा निकला था, और मुबैना तौर पर बहुत कुछ ऐसा निकला था जो उन्होंने केस में था कि नहीं डिक्लेयर किया, और ये उस्मान डार ने केस किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो नायल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये वाहिद सियासतदान थे जो अहल हो गए, ताहियात नायली से बच गए। इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान क्या हुआ और जो अफवाहें उड़ रही थी मुबैना तौर पर, वो भी सामने आएंगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले भी कोई नहीं लानी थी करारदाद, अगर लाते तो कोई नहीं बुलवाना था, लेकिन अब उन्होंने ये बात करके भी वो कह रहे हैं कि मुझे धमकी मिली है, और शीशे के घरों में रहने वालों को धमकियां नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब कायम रहें आप अपनी बात पे। जहां ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे हैं कि मुझे धमकी मिली है, वहां ये भी बताता चलूं कि वजीर खारजा इसहाक डार साहब, जो कभी वजीर आजम के तैयारे पर, जब पनामा लीक्स का रूज था, वजीर आजम के तैयारे पर लंदन चले गए, और फिर वजीर आजम के तैयारे पर जब वक्त बदला तो वापस आ गए, वो खैर से बन चुके हैं वजीर खारजा इस मुल्क के मसाइल देखें, और इस मुल्क का, इस पाकिस्तान के इस वक्त हाल देखें, और बाहर हमारा इमेज देखें, और अब इस बाहर के इमेज किसके हवाले है? इसहाक डार साहब के हवाले। इसहाक डार साहब की क्वालिफिकेशन है फाइनेंस की, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत मेहनती होंगे, बड़े हार्ड वर्कर होंगे, लेकिन वजीर खारजा की हैसियत से उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? एक ही क्वालिफिकेशन है कि वह नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। अब मैं मिसाल देते हुए शर्म आती है, क्योंकि हमारा दुश्मन है, लेकिन भारत पता नहीं कहाँ पहुँच गया, चांद पर, सूरज पर, और कितना बड़ा वो तिजारती और मुआशी तौर पर कहाँ निकल गया, और हम कहाँ 6-8 अरब के लिए IMF के घुटने में पड़े हुए हैं, और उनके 627 अरब डॉलर का ज़र मुबादला। लेकिन फिर भी मिसाल देता हूँ, 2 मुल्क हैं, एक है पाकिस्तान जिसके वजीर खारजा हैं इसहाक डार, जिनका एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं, और इससे पहले बकौल आसिफ अली जरदारी अंडर ट्रेनिंग थे बिलावल, वो भी हमारे वजीर खारजा रह चुके हैं। 16-18 महीने उन्होंने 56 दौरे किए और इस मुल्क की खारजा पॉलिसी चलाई। अब इसहाक डार साहब है। अच्छा, भारत का है जयशंकर वजीर खारजा, PhD की हुई उसने बैनुल अक़वामी तल्लुकात में, 37 साल उसका एक्सपीरियंस है वजारत खारजा का। CSS उसने, इंडियन CSS जैसे हमारे यहाँ CSS किया, मुकाबले का इम्तिहान दिया, वजारत खारजा में आया, सेक्रेटरी खारजा के तौर पर रिटायर हुआ। हंगरी, श्रीलंका, चीन, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ वो सफ़ीर रहा, और अब वो वज़ीर खारजा है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसहाक डार साहब लंदन पहुँचे हुए हैं, और लंदन से ब्रसल्स जाएंगे जहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कहाँ साहबजादा याकूब अली ख़ान और आगा शाही होते थे हमारे वज़ीर खारजा, और कहाँ इसहाक डार साहब और बिलावल भुट्टो। अल्लाह खैर करे। जब मुल्क शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और इसहाक डार साहब के हाथों में हैं, वहीं कौम इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रख कर भिखारी बनी हुई है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां लाइनों में लगी हुई हैं। आप अगर मुझे सुन रहे हैं और आप अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो हज और उम्रों का सवाब यकीन करें बिखरा पड़ा है। मदद कीजिए अपने इर्द गिर्द।
ऊपर भी हम भिखारी हैं, नीचे भी कौम भिखारी बनी हुई है। और माएँ बहनें बेटियां कहीं आटे के थैले की लाइन में लगी हुई हैं, कहीं राशन बैग के लाइन में लगी हुई हैं, कहीं सेहत कार्ड की लाइन में लगी हुई, कहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की लाइन में लगी हुई, कहीं बैतुल माल की लाइन में लगी हुई सदका लेने के लिए, कहीं ज़कात वाली लाइन में लगी हुई हैं, कहीं सहरी के एक पैकेट लेने के लिए माएँ बहनें बेटियां लाइन में लगी हुई हैं, कहीं इफ्तारी के एक डब्बे की लाइन में लगी हुई। ये इल्लामा इकबाल का ख्वाब था ये मुल्क। और इल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये नहीं कहा कि तेरे शाहीन भिखारी हो जाएंगे। और इल्लामा इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना, ये खुद ही है जो लाइनों में लगी हुई है। मैं अक्सर सोचता हूँ हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान बनता है वो कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी देता है। यकीन करें कायदे आज़म को अगर इतना इख्तियार मिल जाए, थोड़ा सा भी इख्तियार मिल जाता तो वो इन सारों से हाथ बांध के कहते कि माफ़ी दे दे, मैंने ये मुल्क बनाया, मेरे मज़ार पर ना आए। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग। आसिफ अली जरदारी सदर हैं, शर्जील मेमन साहब सीनियर वज़ीर हैं सिंध के, हाउस ऑफ शरीफ, सारे के सारे धड़ाधड़ पहली फ़्लाइट लेते हैं, कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी, मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। कायदे आज़म साहब भी क्या सोचते होंगे, क़यामत वाले दिन क्या कहेंगे इन सारों को कि मेरे मज़ार पर क्या लेने आते थे, जब मेरा पाकिस्तान नहीं रहा, मेरे पाकिस्तान मेरे कॉल पर आपने अमल नहीं किया, आप मेरा कॉल अलहदा आपका फ़ेल अलहदा। जब आप, मैं तो चाय तक नहीं देता था, पानी तक नहीं पूछता था काबीना की मीटिंग्स में। मैंने तो फातिमा जना ने 2-4 चीज़ें 100 रुपए से भी नीचे की मंगवाई थी, तो मैंने कहा था अपना बिल खुद दो। मेरे गवर्नर हाउस में मजाल है मेरा कोई रिश्तेदार घुसता, मैं तो ज़ियारत में बिस्तर मरग पर पड़ा था और मैंने जो 2 मेरे फेवरेट कुक थे उनको सरकारी खर्चे पे बुलाया गया और मुझे खाना खिलाया गया, तो मैंने कहा इनको वापस भिजवा दें। मैं तो बाहर नहीं गया था इलाज के लिए कि इस मुल्क का पैसा ना लगे, और मेरी तो एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी। और तुम लोग, तुम्हारे तो जाली शहजादों और शहजादियों के प्रोटोकॉल ही नहीं मान, और आ जाते हो मेरे पास मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए। कौम भिखारी बनी हुई है, और जहाँ कौम भिखारी बनी हुई है वहाँ इमरान खान जेल में, और इमरान खान की सैर इफ्तारी कैसे गुजर रही है। इमरान खान से पूछा गया केस की समाअत के दौरान कि सैरी और इफ्तारी कैसी गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मलंग आदमी हूँ, जो मिले खा लेता हूँ। उन्होंने कहा कि फिर भी क्या खाते हैं, कहा कि इफ्तारी में दलिया खाता हूँ, कभी सैरी में दलिया खा लेता हूँ, एक वक्त दलिया खाता हूँ, एक वक्त खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, हदीसों की किताब है वो पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, और जब कोई मुलाकात होती है उसमें पार्टी वालों से मिलकर उनको कोई जो जमा तफरीक हिदायत बातें होती हैं वो करता हूँ। पूछा गया क्या चाहते हैं, सुना जा रहा है केपी वाले कहते हैं कि आपको केपी की जेल में मुंतकिल किया जाए, कभी कोई बात आती है कि बनीगाला में मुंतकिल किया जा रहा है, कभी कोई बात आती है कि आप से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील ढील के, कभी कोई बात आती है कि शायद अब आपके अच्छे दिन आने वाले। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं जेल में खुश हूँ, मेरे केस अदालतों में, अदालतें ही फैसला करेंगी। हाँ, अगर कुछ करना है तो मेरा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस किया जाए। अली अमीन गंडापुर आखिरी मुलाकात करके उनसे आए हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान हशाश बशाश हैं, खुश हैं, सेहतमंद हैं, और कह रहे हैं कि केपी के अवाम को रिलीफ दो, और जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उसको आइन और कानून के अंदर रहकर उसके लिए जद्दोजहद करो। जहाँ तक मैंडेट चोरी की बात है, हम मुतलका फोरम्स, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, जिस लंबी चुप है। और जहाँ इमरान खान की बात हो वहाँ पेशावर में कप्तान चप्पल बनाई थी एक, पेशावर में एक चप्पल फरोश ने, और वो चप्पल इतनी हिट हुई कि उसके बारे न्यारे भी हो गए। अब उस चप्पल पर 804 लिखा हुआ आया है, यानी 804 कैदी वाली कप्तान चप्पल मार्केट में आ गई है, और पेशावर में ट्रेंड चल पड़ा है कि वो चप्पल पहने, कप्तान चप्पल 804। और जब 804 की बात करें तो मलकू दोस्त हमारे मलकू याद आ जाते हैं, जिनके वारे न्यारे हो गए। एक टप्पा उन्होंने गाया था कि कैदी 804 होवे, ओही दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार होवे। इसके बाद मुर्शद गाना आया, नक दा कोका मुर्शद, नक दा कोका पार्ट 2, और अब एक तीसरा गाना भी मलकू ने रिलीज़ कर दिया है।
और मलकू का हर गाना पूरी दुनिया के म्यूज़िकल चार्ट पे ट्रेंड करता है। उसकी जो वारे न्यारे हैं मलकू के, वो तो वारे न्यारे ही हैं, लेकिन आप उस अंदाज़ा लगाइए कि तीसरा गाना बल्कि चौथा गाना मलकू ने रिलीज़ कर दिया है, और वो भी बड़ा मज़े का गाना है। कैदी 804 होवे वही दगा देंदे जिन नाल ढेर प्यार होवे से लेकर मुर्शद 1, नक दा कोका 2, फिर 3, और नक दा कोका तो अब मिसालों में आ गया है। और मलकू साहब, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो राहत फ़तेह अली ख़ान जैसा जितना गुलकार नहीं है। आतिफ़ असलम, अबरार उल हक, जवाद अहमद, आरिफ लोहार, या ये लोग जो हमारे बड़े बाबदा प्रवीण या इस सतह का गुलकार नहीं है, लेकिन इस वक्त इन सारों को वो पीछे छोड़ गया है। और गाना क्यों पीछे छोड़ गया है? इमरान खान के गाने गा रहा है और पूरे म्यूज़िकल चार्ट पर नंबर 1 पे जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।